A warm and lovely morning, dear students. So, today we will be beginning with the second chapter of essays, that is India, Climate and Natural Resources. बहुत ही फेमस इजी टॉपिक है जो तुम लोग को ऑलमोस्ट हमेशा पता रहता है. ठीक है, यू नो अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज, यस, विच आर डायरेक्टली अवेलेबल फ्रॉम द नेचर, या इन द रॉ फॉर्म. एंड द climate, yes, you do experience various kinds of climate, especially in our country. So let us explore more as to what and why and how various climate are being climatic conditions are being experienced by us. Okay, and how does it affects our lifestyle as well as the people living in our country. Okay, so let's go through it. Kids, you all know that our country is a vast country. You know, India बहुत ही vast है in terms of its area. Therefore, जितना vast होगा उतना ही different तुमको diversities देखने मिलेंगे. Diversities ना ही कि सिर्फ लोगों के अंदर, but region to region. तुम कोई भी place to place ले लो, बहुत different तुमको लोगों में दिखने मिलेगा. वहाँ के तौर तरीके अलग होते हैं, customs अलग होते हैं, उनका dressing अलग होता है, उनका food अलग होता है. अब ये सब चेंजेस क्यों है? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट भी वैसा डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल, राजस्थान में एक पर्सन जाएंगे, वहाँ पे वो प्रिफर करेंगे कॉटन क्लोथ्स मोर. ठीक है, जो एकदम सॉबर हो, जो एकदम सिंपल हो, ताकि इट शुड बी लाइट इन वेट एंड यू विल प्रिफर मोर ड्रिंकिंग वाटर. Yeah, while if you go to Jammu Kashmir, you will prefer what? Woolen clothes. Yeah, being in a place where the climate is very कूल, या मतलब वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही ठंडा है, तो तुमको वैसे ड्रेसिंग चाहिए और तुम्हारा हैबिटेट भी डिफ़र हो जाएगा, फूडिंग्स भी डिफ़र करेंगे, है कि नहीं. तुम राजस्थान में जाओगे तो वाटर ज़्यादा प्रेफर करोगे, तो जम्मू कश्मीर में डेफिनेटली विल प्रेफर लेस अमाउंट ऑफ वाटर. वाइल इफ़ यू मूव टू आसाम साइड, दैट इज़ इन द ईस्ट डायरेक्शन where there is much and much of rainfall, so there you will prefer the umbrellas, raincoats, that kind of clothing, and your food habits will also be according. So see how the variation is. मतलब हमने तो सिर्फ 3 डायरेक्शंस को लिए, सिर्फ 3 स्टेट्स को मेंशन किया, फिर भी हमको इतना सारा डिफरेंस मिल गया. तो हमारे कंट्री में कितने सारी स्टेट्स हैं, तो कितना सारा वेरिएशंस होगा. So what is climate? Basically, climate refers to the average weather conditions over a long period of time. If a place is experiencing a kind of climate for a longer period of time, then that will be considered as that climate of that particular region. For example, if we go to Rajasthan, as I said, there it is more of वार्मनेस या हॉट क्लाइमेट ज़्यादा रहता है. क्यों? क्योंकि मैक्सिमम टाइम वही रहता है. इफ़ यू टेक ऑफ अ डे, एक डे का बेसिस ले लो या अ वीक का ले लो, मंथ का, ईयरली, मैक्सिमम वहाँ पे हॉटनेस रहता है. इसके लिए हमने ऐसा बोला कि वहाँ का क्लाइमेट वैसा है. तो जो वो रीजन का वो जो टेम्परेचर वेरिएशन जो मैक्सिमम टाइम तक रहता है, वो उधर का क्लाइमेट हो जाता है. Okay. Altitude of the place, location of the mountains, plateaus, distance from the sea or ocean, the tides and the currents of the sea or the ocean, and forest cover play an important role in creating the climatic conditions of a place. एक जगह का climatic condition किस किस एस्पेक्ट से डिसाइड होता है, वो कितने हाइट पे है वो प्लेस. ठीक है, उनका एल्टीट्यूड क्या है. सेकेंड इज वहाँ का उनका डिस्टेंस फ्रॉम द सी और ओशन, पास में जो भी वाटर वेज है उससे कितना दूर है और या कितना पास है, उसके हिसाब से भी विंड्स कैरी करता है ना मॉइस्चर, सो उसके हिसाब से भी वेरी करेगा वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस. फिर टाइड्स, हाई करंट्स, लो करंट्स, हाई टाइड्स, लो टाइड्स, दैट विल ऑल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट. एज वेल एज द फॉरेस्ट कवर, वहाँ पे ग्रीनरी कितनी है. वी live in a metropolitan cosmopolitan cities. Okay, therefore there is less of greenery. therefore हमको अलग अलग मॉडरेशन फेस करना पड़ता है क्लाइमेट में. तो इसके लिए नेचुरल जो रिसोर्सेस है उसका प्रेजेंस भी बहुत अफेक्ट करता है क्लाइमेट में.
ठीक है. Now India is situated in the northern hemisphere and lies between 8 degree north to 37 degree north latitudes. The Tropic of Cancer passes through the center of the country, middle of a country. Due to this, the northern India experiences a cooler climate and it is warm in the central regions. You all know about this thing. We have discussed this in the physiography of India. 88 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ के लैटिट्यूड्स में हमारा इंडिया लोकेटेड है. ठीक है. तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो एकदम बीचों बीच से जाता है. इसके लिए जहाँ से वो पास होता है ना उसके आसपास के रीजन में तुमको क्लाइमेट एकदम कैसे दिखेगा, वार्म वार्म लगेगा. लेकिन नॉर्थ साइड में तुमको शायद थोड़ा और कूलर लग सकता है, थोड़ा और ठंडक फील हो सकता है. Yeah. Several places of the country are more than 1500 kilometers away from the coast. जो coastal area है उसे 1500 kilometers दूर होता है कई कंट्रियों, मतलब countries का location, area location. Due to this, those places experience extreme climatic conditions with both winters and summers being severe. लेकिन कुछ ऐसे states है, कुछ part of the country है जो बहुत ही दूर है या बहुत ही पास है सी लेवल से. तो वो प्लेसेस जो है उन लोग बहुत ही एक्सट्रीम काइंड ऑफ क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं. लाइक उन लोग के वहाँ इधर बहुत ठंडी होगी या बहुत गर्मी होगी, नॉट अ मॉडरेट वन. जैसे कि एग्जाम्पल से as they are at higher altitudes therefore they are more cooler. Okay, मीन्स वहाँ पे बहुत ठंडी ज़्यादा है. श्रीनगर है, मनाली है, they are experiencing extreme climate. ठंडी तो बहुत ठंडी और गर्मी तो बहुत गर्मी. सो कुछ जगह है जो बहुत एक्सट्रीम काइंड ऑफ क्लाइमेट्स एक्सपीरियंस करते हैं. श्रीनगर, मनाली आर लोकेटेड इन सच एल्टीट्यूड्स बिकॉज ऑफ विच दे एक्सपीरियंस मच ऑफ द cooler atmosphere, and as increases the altitude even the temperature rises, therefore that will affect the climate of that particular place. Okay, yeah. The rainfall in India is due to seasonal winds. I told you winds carry rain. Yeah. These winds do not always blow in the same direction throughout the year. क्या हमेशा हवा एक ही साइड से जाती है? नहीं, डिफर करता है. कभी यहाँ से कभी वहाँ से. यू कैन नॉट इवन प्रिडिक्ट. कभी हमारे पीछे से हवा आती है तो वी कैन स्लाइड द साइकिल सो इजीली, और समटाइम्स इट इज इन आवर फ्रंट, देयरफॉर वी हैव टू पुट अप मोर एफर्ट्स. सो लाइकवाइज द winds are from different directions. Okay, this results in unequal distribution of rainfall in different parts of the country. अब winds अलग अलग डायरेक्शन से आएंगे तो डेफिनेटली वो जो रेन लाएगा वो भी अलग अलग डायरेक्शन में ही होगा. सो यू कैन नॉट बी कॉन्सिस्टेंट कि रेन विल कम फ्रॉम दिस और दिस, बट वी कैन फोरकास्ट अकॉर्डिंग टू द प्रायर एक्सपीरियंसेस. ओके, या. Thus Meghalaya and Assam experience heavy rainfall whereas there is a scanty rainfall in the deserts of Rajasthan. तो मेघालय और आसाम में काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल है. क्यों? क्योंकि वहाँ की जो विंड्स है वो रेन्स को कैरी करती है. ठीक है. बट अगर तुम जाओगे राजस्थान साइड तो कम है, बिकॉज दीज प्लेसेस कैरी मोर विंड्स, मतलब उनके विंड्स में रेन के वो ड्रॉपलेट्स ज़्यादा होते हैं एंड विंड का डायरेक्शन मैक्सिमम उस साइड रहता है. ओके, या. Southern India being a peninsula. Peninsula means 3 sides of water in between land. Island means all the 4 sides of the land are covered by water. But peninsula means 3 sides are covered by water. Water bodies along its 3 sides. Due to this, places near the sea coast experiences moderate heat and cold. अब इसकी वजह से क्या है, जो सी कोस्ट के पास जो भी एरिया है वहाँ पे एकदम एवरेज क्लाइमेट रहता है. कॉन्सिक्वेंटली दीज एरियाज एन्जॉय अ मॉडरेट क्लाइमेट, और इसकी वजह से यहाँ का क्लाइमेट एकदम मॉडरेट होता है, मतलब एवरेज होता है. द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स आर ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, साउथ इंडिया रिस्पेक्टिवली. जो ईस्ट घाट है वो ईस्टर्न साइड एंड वेस्ट घाट है वेस्टर्न साइड है हमारे साउथ इंडिया के. दिस ऑल्सो हैज़ एन इफेक्ट ऑन द सीजनल रेनफॉल. इसके लिए सीजनल रेनफॉल पे भी वो अफेक्ट करता है. विंड्स चेंजिंग द कोर्स अकॉर्डिंग टू द सीजन्स इज अ स्पेशल फीचर ऑफ इंडियाज क्लाइमेट. हमारा विंड का डायरेक्शन चेंज होते रहता है, इसके वजह से वैसा हमारे क्लाइमेट को भी अफेक्ट करता है. इंडिया एक्सपीरियंसेस ऑल द 3 सीजन्स, विंटर, समर एंड मानसून. इसके लिए इंडिया में तीनों टाइप के क्लाइमेट्स हमको एक्सपीरियंस करने मिलता है. Okay, now let us learn about the 3 seasons. You all are familiar with all the 3 seasons: winter, summer and monsoon. Okay, right now we are experiencing which season? Winters. Okay, so let's begin with that.
India experiences the cold weather during the months of December, January and February. Yes, हाँ मतलब नवंबर एंड से ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाता है विंटर्स एंड ग्रेजुअली दिसंबर फरवरी तक तो वो एंड भी हो जाता है ना. ड्यू टू द स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन ड्यूरिंग विंटर द टेम्परेचर फॉल. विंटर्स में वी गेट स्लैंटिंग रेनफॉल अकॉर्डिंग टू द पोजिशंस. Yes, therefore we experiences a temperature fall, okay, a fall in the temperature. Places in northern and northeastern India like Shimla, दार्जिलिंग एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर. जो नॉर्थ के प्लेसेस होते हैं, नॉर्थ ईस्ट के होते हैं, ठीक है, स्पेशली वहाँ पे जैसे कि शिमला है, फिर दार्जिलिंग है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है. देन मैनी अ टाइम्स द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 5 डिग्री सेल्सियस. येस, द टेम्परेचर इवन फॉल्स बिलो 5 डिग्री, ओके, विच रिजल्ट इन स्नोफॉल एट टाइम्स. और इसके जैसे कभी कभी स्नोफॉल भी हो जाता है. इट इज़ नॉट वेरी कोल्ड इन southern India as it is comparatively nearer to the equator. So southern India is somewhat nearby to the equator ना, not fully but to a certain extent. इसके लिए वहाँ पे इतना ठंडी नहीं है. Okay, yeah. Summer. India experiences the summer season between March and May. That you all know, March, April, May means it's a summer season. We have the vacations during the summer season. Yeah. Okay, due to the direct rays of the sun falling on places near the Tropic of Cancer, the temperature is very high in many places of central and western India. The temperature ranges between 45 degree Celsius to 50 degrees Celsius during April to June. It is extremely hot in the deserts of Rajasthan. Again, summer, so it's from March to May. I told you, because of the direct rays. Now the ray, before it was slanting rays, because of which we were experiencing winter. Now the rays of the sun are directly above our head, okay, that is near the Tropic of Cancer. इसके लिए टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है वो एरियाज में. और जो प्लेसेस जैसे कि वेस्टर्न इंडिया में और सेंट्रल में जितने भी स्टेट्स अवेलेबल है वहाँ पे बहुत सारी गर्मी होती है एंड वहाँ पे टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री के बीच तक ही आता है, ठीक है, अप्रैल टू जून में. और बहुत ज़्यादा ठंडी होती है राजस्थान में. क्लियर? या. नेक्स्ट इज monsoon. Yeah, the third season. Monsoon is a very important season of India. Yes, of course, our agriculture, which is 70% of the population, used to be dependent on agriculture. And this agriculture is fully dependent on monsoon. Yeah. So it lasts from June to September. India receives approximately 80% rainfall during these months. The winds blowing across the Arabian Sea enter India through the Malabar coast of Kerala. The region receives more than 300 centimeters of rain. The winds blowing across the Bay of Bengal brings rainfall to the eastern parts of India like West Bengal, Assam, Meghalaya, etc. The releasing monsoon winds bring rainfall to Punjab, Himachal Pradesh and Uttarakhand in the months of October and November. Okay. So what experiences retreating monsoon winds? So what is they saying? Monsoon जो है जून टू सितंबर होता ही है. येस, एंड अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ द इंडिया वो बारिश मतलब रिसीव होता ही है, ठीक है. एंड द विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी दे एंटर इंडिया वाया मलबार कोस्ट विच इज़ इन केरला, ठीक है. वहाँ पे जो रीजन में ये विंड्स कैरी हो रहा है वहाँ पे 300 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल होता है. Now the winds which are blowing from Bay of Bengal, they bring rains to West Bengal, Assam, मेघालय, दैट प्लेस, ठीक है. तो बे ऑफ बंगाल के वहाँ से जो विंड ब्लो करता है वो ईस्टर्न साइड के सारे ऑलमोस्ट स्टेट्स को कवर कर लेते हैं. द रिट्रीटिंग मानसून विंड्स ब्रिंग रेनफॉल टू पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड. एंड देन एट लास्ट सम ऑफ द मानसून लेफ्ट आर बीइंग मीन्स हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में थोड़ा बारिश हो जाता है जो अक्टूबर नवंबर में होता है, ठीक है. Understood? So this were about the three seasons: summer, monsoon and winter, or winter, summer and monsoon. Okay, clear? Yeah. Okay, now let us begin with the effects of climate on human life. ठीक है, हमने ये डिसाइड कर लिया कि मतलब डिस्कस कर लिया कि क्लाइमेट क्या है, सीजन्स कौन से हैं.
अब ये सीजन्स और क्लाइमेट के कुछ तो इफेक्ट होता है ये ह्यूमन लाइफ में, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। It mainly affects our diet, lifestyle, and it also affects the nature of the people. Means how they are brought up in a particular region. That will be definitely reflected in the way they are with others. Okay. So climate has a tremendous effect on human life. Okay. Now you can see that Rajasthan has a scarcity of rainfall. Okay. Therefore, there is scarcity of water also in that place. Therefore, many of the houses have walled, means they have टेरेसेस, ओके, वॉल्ड टेरेसेस, ताकि वो पानी को स्टोर कर सके। ठीक है। उनके छत पे उन लोग ऐसा मतलब टेरेस इस तरीके से बनाते हैं कि जो रेन वाटर है वो वहाँ पे स्टोर हो ऐसा। ठीक है। To store the water in terms of need. Okay. People in North India use woolen garments to protect themselves from extreme cold. That I told you. In the north, means extreme north, people prefer woolen clothes because there the climate is very cold. Okay, therefore to get the relief they have to wear the woolen clothes, while people of South India prefer cotton clothes. But people in the south, they prefer cotton clothes. And more than that, the people who live in the desert region, okay, they like it, means light, soft and loose kind of clothing, okay, which will protect them from continuous heat and protect them from the sun blowing across the desert. So एकदम पतला सा लिनन जैसा कपड़े का उनको हैबिट है। ओके। हाँ, सो दैट इज वेदर इज द पीपल ऑफ राजस्थान एंड ऑल, दे प्रिफर एकदम लूज कॉटन, एकदम नाइस मटेरियल। ओके। या दे ऑल्सो कवर देयर हेड्स विद अ क्लॉथ पीस, दैट इज हैंडकरचीफ, to protect their head and hair from the sand. Okay, so they also prefer, people have the habit of wearing the turban or that cap. Okay, so therefore if it is not there, they have the habit of using a cloth piece or a handkerchief so that nothing can harm it. Okay, means the head and the hair will be safe from the sand and all. Yeah. Then, due to the varied climatic condition across India, people of Gujarat are usually engaged in business. We all know that maximum people in Gujarat are into business, not to any under any company, or they don't want to work. They want their own company. Yeah. Okay. So. Then people of Punjab are mostly engaged in, means they are mostly engaged in the works of, that is defense forces, that is army, navy, air force. So they generally prefer army or the military jobs. Yeah. While many of the people of North India are involved in agriculture. Okay. Yeah, that you also know that many of the people are in that, into that only. Similarly, the nomads of the deserts are engaged in animal husbandry. Okay. And people know those who move from one place to the another, banjara kind of people. Yeah, so they are also into animal husbandry. So yeah, the nomads who live in the deserts are into animal husbandry. They work like that, means they do poultry farming, then rearing of the cattle, and they live their life accordingly. Wheat is a staple food of the people of the coastal areas of Gujarat, while rice and fish are the staple diet of the people of Tamil Nadu, Kerala and West Bengal. ठीक है। वीट जो नॉर्थ में जनरली वीट प्रेफर किया जाता है, तो वीट वहाँ का स्टेबल फूड है। और साउथ में जैसे कि केरला है, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल है, वहाँ पे rice and fish are the staple food. Okay. Yeah. Yes. Now let us move to the next topic, that is the meaning of resources. Resources, that this term is very much familiar to you. Yes. Everything available in our environment which can be stored and used based on its quality, capacity and utility, which becomes our heritage, कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। ठीक है। तो कुछ भी ऐसा जो एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, जिसको तुम स्टोर कर सकते हो और जिसको यूज़ कर सकते हो अपनी क्वालिटी, कैपेबिलिटी और ज़रूरत के हिसाब से, उसे तुम कहते हो रिसोर्सेस, और वो तुम्हारा हेरिटेज का भी एक पार्ट बन सकता है। ओके। सो रिसोर्सेस आर दोज विच कैन फुलफिल आवर नीड्स
और एम्स ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑफर कंक्रीट सॉल्यूशंस टुवर्ड्स प्रॉब्लम। तो रिसोर्सेज से हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी नीड्स, हमारी ज़रूरतों को वो पूरा कर देती है। ठीक है। एनीथिंग दैट कैन बी एम्ड एट एंड यूज टू अकम्प्लिश ह्यूमन नेसेसिटीज ऑल्सो बिकम्स अ रिसोर्स। जो भी ह्यूमन नेसेसिटी को पूरा करता है, हमारा जो बेसिक नीड है या हमारा जो भी नीड्स है उसको फुलफिल करता है, उसको तुम रिसोर्स गिन सकते हो। द पीपल ऑफ द अर्लियर टाइम्स वर नॉट अवेयर ऑफ द मिनरल्स अवेलेबल बिलो द सर्फेस ऑफ द सॉइल एंड हेंस कुड नॉट यूटिलाइज। जो पहले के ज़माने के लोग थे उनको नहीं पता था कि सॉइल के नीचे भी रिसोर्सेस होते हैं, इसके लिए उन लोगों ने उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया। बट जो मॉडर्न मैन है उसको पता है रिसोर्सेस कहाँ कहाँ कैसे कैसे अवेलेबल है। The things that help in man's welfare and satisfy their demands are resources of a man। और जो चीज़ें मैन को हेल्प करता है उसकी वेलफेयर के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उसको मतलब आगे बढ़ने के लिए, एंड उसको डिमांड्स को सेटिस्फाई करता है, वैसे चीज़ों को तुम रिसोर्स कह सकते हो। ठीक है। अब रिसोर्सेज जो है वो कई टाइप्स के होते हैं। ठीक है। मेनली हम यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे। Actually resources two are there, natural and man-made. Okay, but in the natural resources we'll be discussing 3 types of resources, that is water resources, mineral resources and land resources. Okay, water resources, mineral resources and the land resources. Water resources. The water resources of India include rivers, lakes, seas, etc. Okay, you all know that. Yeah. So the rivers of India can be classified into 2 categories on the basis of its what origin, कहाँ से बहता है वो और किस तरीके से उसमें वाटर की अवेलेबिलिटी है, उसके हिसाब से आप 2 कैटेगरी में उसको डिवाइड कर सकते हो। एक है रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया और दूसरा है रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया। सो लेट अस बिगिन विद द रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। द सिंधु, गंगा, Yamuna and Brahmaputra are the rivers of the northern India. These 4 are the rivers of our North India. They are perennial in nature. Perennial means हमेशा उसमें water की availability होती है। गंगा को हम भागीरथी भी कहते हैं। Okay, there is a triangular fertile plain near the delta of the river Ganga. जो गंगा रिवर है उसके तीनों साइड में डेल्टा डिपॉजिट्स है। डेल्टा मतलब जो when the river flows out from the mouth, now the origin, so it will carry many gravels, then soil and other resources on its way. Okay, and it gets deposited in the nearby banks of the river, not the SBI or BOB kind of bank, but the bank of the river which is near the seas. Okay, rivers के साइड में जो banks होते हैं ना जहाँ पे हम रुकते हैं वहाँ पे deposits होता है। ठीक है। इसको हम डेल्टास कहते हैं। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र आर मेजर वाटरवेज ऑफ इंडिया एंड यूज्ड फॉर नेविगेशन पर्पसेस। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो मेजर वाटर रिसोर्सेस है जो हम नेविगेशन में यूज़ करते हैं, मतलब यहाँ से वहाँ जाने आने के लिए, फॉर ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। बिसाइड्स दिस द झेलम, चनाब, सतलज, रवि एंड बीस ऑल्सो फ्लो इन द नॉर्थ। और ये कुछ रिवर्स है जो फ्लो होते हैं नॉर्थ में। Every year, devastating floods in Koshi River in the state of Bihar destroy the lives and property of the people of that area. रिवर कोशी जो है वहाँ पे बहुत फ्लड्स आते हैं तो वो बिहार की जो जनसंख्या है उसको अफेक्ट करती है एंड उनके लाइफस्टाइल को, प्रॉपर्टी को काफ़ी डिस्ट्रक्शन पहुँचाता है। Okay, yeah. Next is the rivers of South India. Rivers like Tapi, Narmada and Mahanadi flow down from the mountains in central India. जो तापी है, नर्मदा है और महानदी है वो सेंट्रल इंडिया में जो भी माउंटेन्स है वहाँ से फ्लो आउट होता है। नर्मदा एंड तापी फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट एंड मर्ज विद द अरेबियन सी, while the गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा फ्लो ईस्टवर्ड्स एंड मर्ज इनटू द बे ऑफ बंगाल। हाँ, नर्मदा और तापी जो है वो अरेबियन सी में मिलता है, दैट यू ऑल नो, इट इज़ इन द वेस्ट साइड। यस, while गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, तुंगभद्रा है, ये ईस्ट में मिलता है बे ऑफ बंगाल के पास।
ठीक है. These rivers flow through the uneven surface of the ground like high and slopy regions, therefore form the waterfalls. ये राइज एंड फॉल वाले जो एरियाज होते हैं ना, राइज एंड ट्रो वैसे एरियाज में से वो फ्लो होता है. ठीक है, इसके वजह से वो लोग वाटरफॉल्स भी फॉर्म करते हैं. दैट इज़ वाई दीज रिवर्स आर नॉट यूज एज वाटरवेज. इसको हम वाटरवेज के तौर पे नहीं यूज़ कर सकते हैं. दे आर यूज फॉर इरीगेशन पर्पसेस एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए और इरीगेशन पर्पस के लिए हम ये रिवर को प्रेफर करते हैं. ठीक है. रिवर्स, अब यहाँ पे टेबल दिया है रिवर्स और उनके मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या है और किस किस स्टेट को उसकी बेनिफिट्स रिसीव होते हैं. नर्मदा प्रोजेक्ट, इट इज़ द बेनिफिशियरी स्टेट्स आर गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र. द कृष्णा, द नागार्जुना प्रोजेक्ट, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना. द तुंगभद्रा प्रोजेक्ट, कर्नाटका. कोशी प्रोजेक्ट, बिहार. महानदी हीराकुंड प्रोजेक्ट, ओडिशा. सतलज भकरा नंगल प्रोजेक्ट, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान. Okay, yeah. Next, let us know about some of the natural lakes of India. Jammu Kashmir has the Dal and the Bular lakes. Speciality, what is the peculiarity of those lakes? Fresh water lake है. ठीक है. आंध्र प्रदेश में कोलेरू करके है, दैट इज ऑल्सो फ्रेश वाटर लेक. तमिलनाडु हैज पुलिकट विच इज अ सॉल्ट वाटर लेक. ओडिशा हैज चिल्का लेक विच इज द सॉल्ट वाटर लेक. Rajasthan has Sambar Lake which is again the salt water lake, and Gujarat has the Nal Sarovar which is partly salt water lake, not fully but थोड़ा बहुत salty है. ठीक है. Now let us move to the artificial lakes of India. सम ऑफ द आर्टिफिशियल लेक मतलब जो क्रिएट किया गया है. हिमाचल प्रदेश में सतलज है जो गोविंद सागर लेक है. मतलब हिमाचल प्रदेश में सतलज रिवर पे गोविंद सागर करके एक लेक हमने बनाया है. आंध्र प्रदेश में कृष्णा रिवर पे नागार्जुन सागर बनाया है. तेलंगाना में मांजरा करके रिवर पे निज़ाम सागर बनाया है. गुजरात में नर्मदा पे सरदार सरोवर है. That is the dam, the way it is constructed. And Madhya Pradesh, the Chambal river has the Gandhi Sagar lake. Okay. Now some information about Narmada project. The Narmada project is the biggest multi-purpose project of Gujarat. गुजरात का सबसे बड़ा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है. मतलब बहुत सारे नीड्स को केटर करने के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था. इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, द मेन कैनाल ऑफ द नर्मदा प्रोजेक्ट इज़ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड. ठीक है. कैपेसिटी के टर्म्स में जो नर्मदा प्रोजेक्ट है वो सबसे बड़ा है. जो मेन कैनाल जो है वो सबसे बड़ा कैनाल है नर्मदा प्रोजेक्ट का, जो बहुत ही बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा है ऑलमोस्ट. ठीक है. कैपेसिटी में जो मेन कैनाल है नर्मदा प्रोजेक्ट का वो सबसे बड़ा कैनाल है. ठीक है. द लेंथ ऑफ द एंटायर कैनाल नेटवर्क इज अप्रॉक्सीमेटली 66,000 किलोमीटर्स. इमेजिन करो कितना ब्रॉड, कितना लेंथ है उसका. 66,000 किलोमीटर जितना लंबा है. 8,215 villages, 135 cities of Gujarat are provided drinking water through the Narmada project. नर्मदा प्रोजेक्ट से 8,215 विलेजेस को और 135 सिटीज़ को ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होता है. 14 districts, 75 talukas and 3,360 villages of Gujarat are getting irrigation facility through the Narmada project. और इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स मतलब 14 डिस्ट्रिक्ट, 75 तालुकास और 3,360 विलेजेस को क्या मिलता है? इरिगेशन फैसिलिटी भी मिलता है हमारे नर्मदा प्रोजेक्ट से. ठीक है. नेक्स्ट इज मिनरल रिसोर्सेस. द मिनरल रिसोर्सेस. ओके. बायोटिक मतलब लिविंग और नॉन लिविंग जो भी एलिमेंट्स हैं जो अर्थ सरफेस के नीचे होते हैं. ठीक है. दे आर ट्रांसफॉर्म इनटू मिनरल्स बिकॉज ऑफ द प्रेशर एंड द हीट. ओके. जो सनरेज है और जो प्रेशर होता है अर्थ पे, उसके वजह से ये सारे कंपोनेंट्स जो है ये मिनरल रिसोर्सेस में कन्वर्ट हो जाता है बाय सम केमिकल
compositions. Okay. This treasure trove of minerals is formed in the core of the earth through natural processes lasting for thousands of years. काफी सालों तक ये नेचुरल प्रोसेस जो है वो अर्थ के कोर में होता रहता है. ठीक है. मिनरल्स बिलो द अर्थ आर नॉट फाउंड इन द प्योर फॉर्म्स. जो मिनरल्स अर्थ के नीचे है वो प्योर फॉर्म्स में अवेलेबल नहीं होते हैं. ठीक है. देयर आर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट ड्यू टू विच दे आर कॉल्ड ओर्स. उसके अंदर भी बहुत सारे ऑफ कोर्स यू सी बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स, फिर जो भी उसके अंदर वॉर्म्स है वो सब होता है, वो सब मिक्सअप होके वो फॉर्म हो रहा है, तो डेफिनेटली वो प्योर फॉर्म में तो नहीं होगा. वी हैव टू फिल्टर इट, वी हैव टू डू द वेरियस प्रोसेस थ्रू विच वी कैन एक्सट्रैक्ट व्हाट वी वांट. ओके, सो द रॉ फॉर्म दैट वी गेट इज एक्चुअली नोन एज ओर. ठीक है. एग्जाम्पल आयरन ओर. ओनली आफ्टर द रिफाइनिंग ऑफ द ओर वी गेट मिनरल्स इन दर प्योर फॉर्म. हमको पेट्रोलियम का भी जो ओर मिलता है उसको फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन या ब्लास्ट फर्नेस में डाल के उसका पूरा डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है एंड एक एक टेम्परेचर पे हमको एक एक प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं. ठीक है. उस तरीके से आयरन ओर जो है वो भी प्योर फॉर्म में नहीं मिलता. हम एक्सट्रैक्शन करके पूरा प्रोसेसिंग करके फिर मिनरल को प्योर फॉर्म में निकालते हैं. लाइक दिस इज आयरन, this is whatever it is, the other minerals. Okay. These minerals form the foundation of the economic might and prosperity of a country. These minerals are necessary for the prosperity of the country. Okay. Minerals can be divided into three types. उसको भी हम तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड पावर जनरेटिंग. ठीक है. मेटालिक will include raw iron, copper, gold, zinc, टिन, निकल, मर्क्यूरी, प्लैटिनम एक्सेट्रा. ये सारे मेटालिक्स हैं जो लस्ट्रस होते हैं, शाइनिंग होते हैं. ठीक है. बट रॉ आयरन जो होता है वो इतना नहीं है, लेकिन बाकी ऑलमोस्ट सारे होते हैं. नेक्स्ट इज नॉन मेटालिक, which will include diamond, ruby, limestone, china clay, dolomite, bauxite, fluorspar, gypsum, aki, calcite, then silica, graphite, potash, phosphate, etc. So these are some of the non-metallic elements. These you will means minerals. These you will learn in detail in your science, okay, subject. Next is power generating minerals. Coal, natural gas, mineral oil, uranium, thorium and radium etc. These are some of the power generating minerals. ठीक है. मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी या कुछ भी ऐसे प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. ओके. प्लेसेस वेयर मिनरल्स आर अवेलेबल. अब हम देखते हैं कि कौन सी जगह जहाँ पे हमको मिनरल्स मिल सकते हैं. See, the table is given on page number 11. You can go through it. कोल कहाँ कहाँ मिलता है, मैंगनीज, कॉपर, बॉक्साइट, माइका, लेड, लाइमस्टोन, गोल्ड, मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस, थोरियम. Just go through this table and copy down in your notebook. Okay. Yeah. Now let us move to uses of minerals. अब minerals को कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज़ किया जाता है वो देखते हैं. मैंगनीज इज यूज इन केमिकल इंडस्ट्रीज, पेस्टिसाइड्स, ग्लास, वार्निश एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज. मैंगनीज को तुम ये सब जगह पे यूज़ कर सकते हो. कॉपर को हम इलेक्ट्रिक वायर्स के अंदर यूज़ करते. हाँ. देन मटेरियल्स में यूज़ किया जाता है, कलर्ड ग्लासेस में यूज़ करते हैं, कॉइन्स में यूज़ करते हैं, कॉपर कॉइन्स होते हैं ना. देन प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़ में भी प्रेफर किया जाता है. बॉक्साइट को हम इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स में यूज़ करते हैं, कलर्स में, एयरप्लेन्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ केरोसिन एंड मेकिंग ऑफ सीमेंट में यूज़ किया जाता है. माइका इज़ यूज्ड इन मेकिंग रेडियो, देन टेलीफोन, एयरप्लेन, ग्रामोफोन, साउंड प्रूफ कर्टन्स. मतलब जो साउंड से रिलेटेड है उसमें हम माइका प्रेफर करते हैं. एंड फ्लोर्सपर इज़ यूज इन मिनरल मेल्टिंग इंडस्ट्रीज, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इन मेकिंग थिंग्स फ्रॉम चाइना क्ले. तो ये सब चीज़ों में से जो बनाते हैं उन सब में भी हम फ्लोर्सपर प्रेफर करते हैं. आपको एक एक्टिविटी करनी है. यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ द मिनरल्स विच यू यूज़ इन योर डे टू डे लाइफ. थोड़ा ऑब्जर्व करो, जानो, उसका लिस्ट बनाओ एंड कीप इट विथ यू. Okay, and while sending the homework, do send it to me. Remaining portion will be continuing today in the Google Meet session. So be ready at 12:30 for the Google Meet, wherein we will be discussing the remaining portion of the chapter. Okay.